हेलो दोस्तों, भारत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज आपकी फिजिक्स की क्लास है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गति के समीकरण और बल के बारे में। तो आज जो क्लास चलेगी वो होगी गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में हम प्रथम नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि गति का प्रथम नियम जो है आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वही सब चीज़ें हम 12वीं तक पढ़ते हैं। तो आज हम इसे दोबारा एक अलग तरीके से या सिंपल वे में डिफाइन करेंगे। गति का प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु गति की अवस्था में एक समान सरल रेखीय गति में है तो वो एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। जब तक कि उस पर कोई बल उसको रोकने की या उसकी दिशा में परिवर्तन करने की कोशिश ना करे तो वो उसी में ही चलती रहेगी। अच्छा, अब आप कहोगे ऐसा नहीं है, नॉर्मली तो ये देखने को नहीं मिलता, ये प्रवृत्ति हमें देखनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है। अब देखो, साइकिल चलाते हैं हम, साइकिल में पैडल मारा, वो कुछ पैडल मारने के बाद आपने पैडल रोक दिया, साइकिल चलती रहेगी। जब तक चलेगी उस पर घर्षण जो वो बल है वो भी तो एक बाह्य बल है ना, दो सतह के बीच में जो बल है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यदि वो बल ना हो, उस बाह्य बल का जो भी कारक है उसे हटा दिया जाए, उस जो निकाय है उसको शून्य कर दिया जाए, तो वो साइकिल अनंत रूप से चलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु में जो परिवर्तन है उसके लिए एक बल जरूरी है और यदि वो बल ना हो तो वस्तु अपनी स्थिति में निरंतर गति करती रहेगी, या कोई वस्तु रखी है तो वो रखी रहेगी। आपने देखा होगा यदि कोई चीज़ रखी है तो वो रखी रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो ये गति का प्रथम नियम है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और सीखते हैं, जड़त्व। जड़त्व क्या है? प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम भी तो यही है। जड़त्व क्या है अब हम समझते हैं। जड़त्व का मतलब होता है परिवर्तन का विरोध करना। किसी भी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, तो जो उसकी अवस्था है उसमें वो वस्तु विरोध करती है। कोई चीज़ गति से है, यदि उसमें हम कोई चीज़ रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध करती है, जब भी तो उसमें फोर्स लग रहा है। तो जो ये है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को ही जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व समझ में आ गया होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे और होते हैं, जैसे कि बस में बैठे हुए यात्री हैं और वो बस एकदम चलती है, स्टार्ट हुई तो बंदे आगे की तरफ गिरते हैं, जो बस में यात्री हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं, और ब्रेक लगता है तो पीछे की तरफ गिरते हैं। यदि चली तो उसमें जड़त्व काम करता है कैसे कि उसका जो निचला हिस्सा है वो जो गाड़ी की गति में ही चलता रहता है। तो इसलिए जो ऊपर का हिस्सा है मनुष्य का या यात्रियों का, वो उसके अनुरूप नहीं ढलता, तो वो उसका प्रतिरोध करता है। तो जब ब्रेक लगता है तो वो आगे की तरफ इसलिए जाता है कि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गति की अवस्था में नहीं आ पाता, इसलिए हमारा ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ गिरता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हथौड़े का। कोई चीज़ हमारी ढीली हो जाती है, हथौड़ा या फावला या कुछ भी है, तो हम उसे दूसरी तरफ से मारते हैं हथौड़ा का। ठीक है, अभी हथौड़ा का जो ऊपर का हिस्सा होता है हेड, वो ढीला हो तो हम हथौड़ी के निचले हिस्से को ऐसे मारते हैं दीवार में, तो जो हत्था है
जो हैंडल है वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का हेड है वो गति की अवस्था में नहीं आ पाता। इसलिए वो जब उसको मारते हैं तो एकदम गति की अवस्था में आता है तो उस पर लोड पड़ता है और वो नीचे की तरफ आता है। तो इसका मतलब है कि ये तो गति की अवस्था में आ गया, वो गति की अवस्था से विराम अवस्था से जो हेड है गति की अवस्था में आने के लिए बाधित होता है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आता है एकदम। इसलिए इस सिद्धांत को ही हम जड़त्व कहते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा धावक है, दौड़ रहा है, तो वो दौड़ता दौड़ता जो लाइन है उसकी फीता है जिसको उसको पार करना है, फर्स्ट आना है, तो जो फीता है उसको पार करने के तुरंत बाद एकदम नहीं रुक पाता, उसके काफ़ी बाद रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वो एकदम अपनी गति का प्रतिरोध नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। यही जड़त्व का नियम है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने आसपास में, तो देखिए और जानिए जड़त्व क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें जड़त्व और द्रव्यमान एक ही चीज़ है, ये तीन चीज़ हमें इस लॉ से पता लगता है। सबसे पहले गति की अवस्था में परिवर्तन जब ही होगा जब बाह्य बल लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद तो जड़त्व के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं अच्छे से। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो जड़त्व क्यों आया, क्यों ये माइंड में आया कि जड़त्व भी कुछ चीज़ें हैं। देखो गैलीलियो से पहले एक धारणा थी कि कोई भी चीज़ जो गति करानी है ना जिसको, या कोई वस्तु गति में रखनी है, तो उस पर एक कंटिन्यू, जैसे ही वो धीमे होगी उस पर एक बल की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही होता है कि कोई चीज़ धक्का मारोगे तो जब भी चलेगी, ऐसे धारणा थी और वो बहुत सालों तक चली कि किसी भी चीज़ को गति में रखने के लिए उसमें एक बल लगाना ही पड़ेगा। परंतु जब गैलीलियो ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, वस्तु में यदि उस बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपने आप ही गति करती रहेगी, यदि उसको गति में डाल दिया तो वो गति ही करती रहेगी। तो जब गैलीलियो ने ये सब चीज़ बताया, उन्होंने अपने धारणाएं बताई कि ऐसा नहीं है, उन्होंने और भी नियम दिए थे, तो वो बहुत सारे नियमों को, इस जो नियम दिया है इन्होंने, उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए एग्जाम्पल से। जैसे भी फिर 1642 के बाद आइजैक न्यूटन ने, जिनका जन्म 1642 में हुआ, फिर इस शताब्दी में उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने गति के नियम, जो प्रथम नियम किस पर आधारित था, गैलीलियो के ही नियम पर आधारित था, लेकिन उन्होंने उसे संशोधित करके अच्छे से प्रस्तुत किया, नियमों से, एग्जाम्पलों से प्रस्तुत किया, बताया, तो वो सर्वमान्य हो गई। उन्होंने टोटल तीन गति के नियम दिए, तो उसमें जो प्रथम नियम था वो गैलीलियो के पे ही आधारित था। तो जब जड़त्व के बारे में फिर उन्होंने और अच्छे से बताया, जड़त्व का यही बताया कि परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। अब उन्होंने बता दिया गति कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसे बदलने की, दिशा बदलने की या उसके में परिवर्तन करने के लिए एक हमें बल लगाना पड़ता है, और उस बल का वो प्रतिरोध करती है। यदि गति की अवस्था में तो उसका प्रतिरोध करती है, और यदि विराम में है तो उसका भी प्रतिरोध करती है। विराम अवस्था में है तो वो गति के लिए जब तक उसका द्रव्यमान और ये बल बराबर नहीं होंगे, मतलब उस पर जो बल लगा हुआ है वस्तु पर और जो तुम बल लगा रहे हो या कोई भी दूसरा निकाय बल लगा रहा है, जब तक वो बराबर नहीं होंगे या उस लगाया हुआ बल उसके बल से ज़्यादा नहीं होगा, द्रव्यमान और उस पर जो स्थिति है उससे ज़्यादा नहीं होगा, जब तक वो गति की अवस्था में नहीं आएगी। तो यही चीज़, सब चीज़ें जो सिद्ध की, यही न्यूटन जी ने की, और न्यूटन को इसका ही जन्मदाता प्रथम नियम और तीनों नियम का अच्छे से संशोधित करके बताया। तो अब हम इसके बाद क्या जानेंगे कि तीन चीज़ें मेन हो गई ना, आपको बता दिया कि सबसे पहले जो गति की अवस्था में, वो गति की अवस्था में रहेगी, वस्तु विराम में तो विराम की अवस्था में चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करेगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो जड़त्व का नियम बताया कि वस्तु पर लगा जो बल है, लगा बल जो है किस लिए, उसकी परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के लिए। इसको मैं एक वन लाइन में लिख देता हूँ, परिवर्तन का प्रतिरोध, परिवर्तन के प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व।
आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अच्छा, जड़त्व और द्रव्यमान का बहुत गहरा रिश्ता है। द्रव्यमान और जड़त्व, तो जो द्रव्यमान तो ही जड़त्व की माप है। यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए हैं बड़े एग्जामों में कि जड़त्व क्या है, उसमें ऑप्शन दे दिया कि द्रव्यमान की माप और दाब की माप, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए हैं। और ये जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। मतलब कि कोई वस्तु जितनी भारी होगी उसको उतना ही ज़्यादा बल लगाने के लिए वो उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध करेगी, और उसके लिए उतना ही ज़्यादा बल उसे रोकने के लिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये 3 चीज़ें आपके हो गई। इसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम क्या है? आपको पता ही होगा कि F = ma, गति का सेकंड नियम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है इससे ही बनती है, और गति के नियम से ही बल की जो डेफिनेशन है या बल जो है इससे ही निकल के आया, गति के दूसरे नियम से। तो बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। ठीक, अब मैंने आपको बल के बारे में काफ़ी अच्छे से पिछली क्लास में बताया। तो यही कि यदि वस्तु के द्रव्यमान, यदि वस्तु में तो द्रव्यमान है, उसमें जो त्वरण है, उसकी जो त्वरण क्या है? परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन ही क्या है? त्वरण है। अब जो उसके द्रव्यमान तो उसमें है ही, और उसमें जो त्वरण, कोई वस्तु द्रव्यमान, उसका वस्तु में द्रव्यमान है और उसको हमने कुछ बल लगाकर यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, तो जो ये त्वरण हुआ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वही बल है। तो ये द्वितीय नियम, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो यही कहता है कि किसी वस्तु पर बल जो है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद तो ये सेकंड नियम यही है। अच्छा, इसमें हम देखो एक चीज़ न्यूटन को सिद्ध कर देते हैं। 1 न्यूटन फोर्स का जो ये 1 न्यूटन क्या है, मैंने आपको बताया था ये कि इसकी एक यूनिट है, मात्रक है ना न्यूटन। वो कैसे हुआ कि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु, मास, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण पैदा हुआ? 1 मीटर का त्वरण, एक्सीलरेशन हुआ। तो ये किसके बराबर होगा कि इसे देखिए यहाँ से, 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि आपको पता है त्वरण क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कितना त्वरण पैदा हुआ? 1 किलोग्राम वस्तु में 1 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण पैदा हुआ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है, नंबर 2 जो नियम है उसमें है संवेग। ये संवेग को भी दर्शाता है। अब संवेग क्या है? संवेग है द्रव्यमान गुणा वेग। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लिया, उसके बाद हम इसे डिफाइन कर देंगे जो आपको समझ में आ जाए। अब तो ये एग्ज़ाम के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये अदिश राशि है, सदिश है। तो ये सदिश राशि है, इस क्यों है देख लीजिए। वेग क्या है? सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा और ये द्रव्यमान दिशा भी होती है और उसमें उसका परिमाण भी होता है, परिमाण साथ में, तो इसलिए सदिश है।
तो ये भी सैदिश होगी, ठीक है। अब इसे हम समझने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी आप किसी हाईवे पे देखिए, कोई ट्रक खड़ा है। अब ट्रक खड़ा है, आप उसके पास से निकलिए, आपको कोई चीज़ महसूस नहीं होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, अपने ध्यान भी नहीं देंगे। अच्छा, यदि वो ही ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की या 20-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके पास से निकलता है, तो आपको डर लगेगा, आप साइड हटेंगे या डर लगेगा, मतलब। तो इसमें क्या मैटर, क्या वो खड़ा है, द्रव्यमान है, वेग नहीं है। जब वो खड़ा है ट्रक, द्रव्यमान तो है, वेग नहीं है, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अभी उसमें द्रव्यमान है, जब उसने स्पीड पर है वो, तो द्रव्यमान है, उसमें वेग है, तो आपको डर लगा, महसूस हुआ। तो इसका मतलब कि केवल द्रव्यमान से ही फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वेग होना चाहिए जब कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, केवल वेग हो, द्रव्यमान ना हो, जब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा संवेग पर, ठीक है। अभी वेग नहीं है तो कैसे देखते हैं, यदि उसी स्पीड से कोई बाइक या साइकिल या कम द्रव्यमान वाली चीज़ उसी गति से है, गति सेम है, लेकिन द्रव्यमान कम है, तो आपको कम डर लगेगा, या आप कम उसके आपको इतना महसूस नहीं होगा उस पर जो रफ्तार से, ठीक है। तो इसका मतलब ओनली वेग से भी कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। तो इसके ही गुणन को, अब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा और उसकी उतनी ही स्पीड होगी, द्रव्यमान होगी और उसकी स्पीड भी काफ़ी होगी, तो कुछ हमें महसूस होगा, हमें डर लगेगा उस चीज़ से, रफ्तार पकड़े हुए। तो ये संवेग उसी चीज़ का गुणनफल है, जब द्रव्यमान और वेग की गुणनफल हो जाता है, उसका गुणा हो जाती है, तो ही संवेग बोला जाता है। अब संवेग क्यों बोला जाता है, क्योंकि संवेग एक स्पीड और उसमें द्रव्यमान जो रहता है उस चीज़ को दर्शाती है, संवेग दर्शाता है इस चीज़ को। वेग भी वेग है तो ठीक है, वेग, लेकिन जब हम किसी चीज़ के द्रव्यमान और वेग को दोनों साथ मिला के या उसके गुणन कर देते हैं तो वो संवेग बन जाता है। तो ये चीज़ समझना है कि सेकंड नियम ये भी दर्शाता है, इसका न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये भी दर्शाता है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके लिए हम इसके राशि, मात्रक, सैदिश राशि बता दिए, ये सैदिश राशि है। तो द्रव्यमान गुना वेग p, तो इसे p से करते हैं, वैसे मोमेंटम बोलते हैं संवेग को, p बराबर mv। अच्छा, इसकी हम सैदिश है, ये बता दिया कौन सी राशि है, सैदिश। अब इसकी जो संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की होगी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि संवेग की दिशा क्या होती है, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की होगी। इसके बाद m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। आपको वेग पता ही है, क्या है, मीटर पर सेकंड, आपको बता चुके हैं ये मीटर पर सेकंड। वेग समझ में आ जाता है, ये बता दिया काफ़ी, वेग, त्वरण, बल और सारा उन वीडियो में जो लास्ट वीडियोस हैं आप दोबारा उन्हें देख सकते हैं, वो अच्छे से डिफाइन किया हुआ उसमें। तो ये मीटर पर सेकंड होता है वेग, और द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही संवेग का SI मात्रक है। ओके, तो इसके बारे में SI मात्रक भी आपको पता लग गया। इसके बाद हम गति का थर्ड नियम, और जो SI इसमें संवेग के बारे में एक धारणा और है उसे हम बताते हैं अभी। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझने की बात है कि संवेग परिवर्तन की दर, अब संवेग तो है, अब इसमें परिवर्तन हो गया तो उसके लिए भी तो कुछ प्रावधान होगा। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, उस पर जो आरोपित बल है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में होती है, मतलब जो बल की दिशा होगी वही होगी, और उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उस बल की ही दिशा में होती है। अब एग्जाम्पल देखो, दैनिक जीवन में आप सबसे अच्छा यही है कि क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा आपने, कैच लेने के टाइम पे जो प्लेयर रहता है वो हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है, कि इसके दो कारण भी है इसमें। प्रतिरोध आप बोल सकते हैं कि थर्ड नियम भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सेकंड नियम जो है मेन है। सेकंड नियम क्यों है, क्योंकि जब उसमें हाथ पीछे करेगा
तो संवेग को टाइम मिल जाता है। संवेग जीरो करने के लिए या संवेग को कम करने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। यदि वो आगे बढ़ के एकदम लेगा, आगे बढ़ के ज़्यादा करेगा तो उसके हाथ पर ज़्यादा चोट लगेगी और द्रव्यमान पर बहुत निर्भर करेगा। यदि भारी बॉल है या हैवी बॉल है, ज़्यादा बड़ी बॉल है तो उसको कठिनाई होगी। नॉर्मल बॉल है, हल्की बॉल है तो उसको आसानी से ले लेगा। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए सेकंड लॉ इस पर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए वो पीछे इसलिए करता है कि जो संवेग है, मतलब उसमें जो द्रव्यमान और उसमें वेग जो है उसको कम करने के लिए वो पीछे करता है। तो ये बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो संवेग परिवर्तन की दर इसमें काम करती है। उस संवेग परिवर्तन की दर को जीरो या वो कम करने के लिए पीछे हाथ करता है, इसलिए वो आसानी से कैच ले लेता है। इसके बाद थर्ड लॉ, देखो गति का जो तृतीय नियम है आपको पता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया, एक्शन और रिएक्शन, प्रतिक्रिया। अब क्रिया प्रतिक्रिया आपको पता ही है कि किसी भी क्रिया पर उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई क्रिया की हमने जितना बल लगाया, या ये कह सकते हैं कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया दो ही वस्तुओं के बीच में, दो से अधिक भी, दो वस्तुओं के बीच तो जरूरी है, दो वस्तुओं के बीच में ही होता है। दो वस्तु होती हैं जब भी क्रिया प्रतिक्रिया सही बैठती है। तो दो वस्तुओं के बीच में जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उतनी ही बराबर और उसके विपरीत उतना ही बल प्रतिक्रिया में मिलता है। तो यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन और रिएक्शन। इसके लिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपने सुना ही होगा कि नाव से जब हम किसी समुद्र तट पर या नहर के तट पर कूदते हैं तो नाव उतना ही पीछे चली जाती है। उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, जितना बल हमने कूदने के लिए लगाया उतना ही उसमें हमें कूदने के लिए विपरीत दिशा में नाव ने लगाया, इसलिए वो पीछे हट गई। ऐसे ही हमें ऊपर उछलना है तो हमें पहले धरती पे उतना ही बल लगाना पड़ेगा, फिर हमें प्रतिक्रिया में मिलेगा। और बंदूक का एग्जाम्पल भी इसके लिए है, वो संवेग संरक्षण में भी काम करता है। मिसाइल का भी क्रिया प्रतिक्रिया में और संवेग संरक्षण जो है काम करता है। संवेग संरक्षण भी इसके बाद का टॉपिक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने सुना होगा कि हम किसी चीज़ पर जितना मारते हैं उतना ही हमारा लगता है। हम दीवार में मारेंगे तो उतना ही हमारे हाथ में भी फोर्स प्रतिक्रिया के रूप में लगता है। और इसमें और एग्जाम्पल भी आप सोच सकते हैं, अपने आसपास में देख सकते हैं। आप बंदूक चलाते तो जितनी वेग से जाती है गोली उतना ही हमें फिर पीछे के लिए झटका लगता है। और तो ये हमारे सारे क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद इसके लिए एक एग्जाम्पल और सिंपल सा है कि हम किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उतना ही बल, जितना बल हम इधर लगाएंगे क्रिया में के लिए उतना ही विपरीत दिशा में हमें पृथ्वी की सतह, इस सतह पर लगाना पड़ेगा। तो ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया का है, यही जो है वो है तृतीय नियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए और काफ़ी एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो ये लॉ है, ये न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ से हमें इस चीज़ का पता लगा, संवेग संरक्षण का। इसकी उत्पत्ति इन दोनों नियमों के मिलने से हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं क्यों। क्योंकि इसमें तो कहा गया है कि संवेग का पता लगा हमें, और इसमें हमें पता लगा क्रिया प्रतिक्रिया का। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। डिफाइन तो कर देंगे लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई बहुत सारे कण हैं एक पात्र में, बंद पात्र में या एक जगह इकट्ठे किए गए हैं। वो जो समूह है, ये समूह हुआ कणों का, तो ये एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया तो कर ही रहा है। तो जो ये इसका जो संवेग मतलब क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, और ये जो इसमें ऊर्जा या हम कह सकते हैं बल एकत्रित हुआ, संरक्षित हुआ हो रहा है, ये संरक्षित हो रहा है ना, इन पे जो क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से लगा। और इनके जो द्रव्यमान है या इनमें जो भी भार है, जो भी चीज़ें हैं, जो हमें सेकंड लॉ से संवेग, इसके अंदर जो संवेग है और इसमें क्रिया प्रतिक्रिया से जो होने वाला संवेग, जो संवेग है इसके अंदर, वो संरक्षित होता है
और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो जो संवेग है वो एक गति में निकलता है। तो इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है और संवेग तो है इसमें, क्योंकि जब कण हैं वे गति कर रहे हैं एक दूसरे में तो वे आपस में टकराते हैं। या जैसे भी आप इसे गैस के रूप में कर सकते हैं और इसे हम रॉकेट के रूप में समझते हैं कि रॉकेट में हमें एनर्जी गैसेस इकट्ठा करते हैं और जब उन्हें रिलीज़ करते हैं तो उसमें एक जो संरक्षित संवेग जो संरक्षित है वो एक काम करता है जो उसे गति देता है। और वो गति कैसे, प्रतिक्रिया के क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में दिखती है। ठीक है, जब उसमें वो गैसें निकलेंगी तो वो पीछे की तरफ निकलेंगी और जितना वो पीछे जाएंगी जितना ही वो ताकतवर होंगी उतना ही वो आगे के लिए फोर्स लगाएंगी। तो यही क्रिया और प्रतिक्रिया का मिला के संवेग को मिला के और क्रिया प्रतिक्रिया को मिला के संवेग संरक्षण का नियम निकला। बंदूक देखा होगा आपने, झटका मारते हैं जितने गति से निकलती है उतनी फोर्स लगाते हैं, लेकिन हमें वो होल्ड करनी पड़ती है। तो ये भी उसके अंदर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो संवेग संरक्षण का सिंपल वे में ऐसे समझिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद संवेग संरक्षण के एग्जाम्पल हो गए। तो जैसे अब समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, ये दो संगठन होने से पहले जो अणु है इनके द्रव्यमान है, इनमें वेग भी है। ठीक है, तो संवेग हो गया। अब ये संगठन होने से पहले एक जगह है, संगठन से या निकलने से पहले संगठन या विस्फोट होने से पहले संगठन से पहले और ये संगठन के बाद अब देखिए इसमें क्या, संगठन से पहले ये एक दूसरे पर ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए थर्ड नियम हो गया। और संगठन के बाद ये ही सब जब इनकी संवेग जो संरक्षित हो जाता है या एनर्जी जो संरक्षित हो जाती है वो संगठन होने के बाद विपरीत दिशा में काम करते हैं। ठीक है, तो यही जो है थर्ड लॉ और सेकंड लॉ को मिला के संवेग संरक्षण का नियम बना। ऐसे ही बंदूक जो मैंने बता रहा था कि बंदूक जब गोली वेग से निकलती है और जब तक वो नहीं दागते हैं जब तक वो दोनों चीज़ जीरो रहती है, और उसके बाद जब वो संगठित होती है बंदूक चलाते हैं हम तो वो भी उतनी गति से जाती है और वो भी उतना ही बल पीछे की तरफ लगाती है। तो इसको हम जो है बंदूक का प्रक्षेप्य भी बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रक्षेप्य क्या है। प्रक्षेप्य ही जो उसमें संवेग और जो प्रक्रिया और प्रतिक्रिया हुई वही प्रक्षेप्य होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे घर्षण, फ्रिक्शन। अब देखो ये घर्षण इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड है, इसका भी इसमें बहुत महत्व है। तो घर्षण क्या है? घर्षण भी एक बल है। देखो जब कोई वस्तु गति करती है किसी भी सतह पर, या तो वो चिकनी सतह हो या खुरदरी सतह हो, तो उस पर क्या होता है, जब भी कोई वस्तु गति करती है तो वहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है। तो वो जो बल है वही घर्षण बल होता है, घर्षण बल। तो जब ये घर्षण बल है, घर्षण बल क्या होता है, गति जो गति कर रहा है उसके सदैव ये बल उस गति के विपरीत होता है। ये बल जो है उस गति के विपरीत होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। और इसकी एक बात और है कि कितना भी चिकना हो, उसे हम चिकना इसलिए करते हैं सतह को कि जिससे कि घर्षण बल को कम किया जा सकता है, लेकिन शून्य तो किया नहीं जा सकता घर्षण बल। चाहे आप कितना भी उसको शून्य की मतलब कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, ग्रीस लगा के कहीं पर ऑयल से, या आप कितनी भी चिकनी सतह बना सकते हैं। लेकिन यदि गति कोई चीज़ कर रही है या घूम रही है तो उसमें एक बल उत्पन्न तो होता ही है, और वो बल सदैव विपरीत होता है। तो वही घर्षण बल होता है, मतलब इसको बोलते हैं फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जानना, क्योंकि गति के नियमों में ही काम कर रही है। आपने देखा पहले वाले नियम में परिवर्तन वाला जो है किसी भी स्थिति में परिवर्तन, और गति कर रही है उसमें भी, सारे में गति तो है ही। तो जो गति करती वस्तु है वहाँ पर एक दो चीज़ों के बीच में गति होती है, या एक सतह पर, एक सतह के ऊपर, एक सतह के ऊपर। मैं देखो कहीं भी कोई गति करेगा तो एक सतह और होगी और दूसरी सतह जो गति कर रही है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं जब भी वो गति करेगी, चाहे वो थोड़ी गति करे या तेज गति करे या धीमी करे, कहीं ना कहीं एक बल जरूर उत्पन्न होगा, और वो बल सदैव गति के विपरीत होगा, और जो बल गति के विपरीत होगा वही घर्षण होगा। ठीक है, आज के लिए है इतना ही, और वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।